हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी रानी में, जिसमें आज हम सभी मिलकर करने वाले हैं डीएलएड प्रैक्टिस सेट, जिसमें होंगे सामाजिक अध्ययन के 20 प्रश्न। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2024 में जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था 20 क्वेश्चन ही आए थे एग्ज़ाम में। आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम में हिंदी के 25 क्वेश्चन, मैथ्स 25 और साइंस, जीके एंड इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं ये 20 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए, जिससे आपको ये समझ आएगा कि कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने का। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज उत्तर आशा अंतर्द्वीप की खोज किसने की? सो हियर आवर आंसर इज बार्थोलोमिया डियाज। तो उत्तर आशा अंतर्द्वीप केप ऑफ गुड होप भी जिसे हम बोलते हैं, उसकी खोज कब हुई थी? तो 1488 में इसकी खोज हुई थी और खोजकर्ता पुर्तगाली थे जिनका नाम है बार्थोलोमिया डियाज। केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में अटलांटिक तट पर स्थित एक चट्टानी अंतर्द्वीप है। केप ऑफ गुड होप मार्ग पूर्वी एशिया और यूरोप को अफ्रीका के दक्षिणी भागों से जोड़ता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? तो चूड़ामन राय चेरो विद्रोह से संबंधित है। चेरो विद्रोह ये 1800 ईस्वी में झारखंड के पलामू क्षेत्र के चेरो जनजातियों द्वारा किया गया था। यह विद्रोह वहां के जमींदारों ने स्थानीय राजा तथा कंपनी के विरुद्ध किया गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भूषण सिंह नामक जमींदार ने किया था। चूड़ामन राय ने चेरो विद्रोह से यह संबंधित है और यह विद्रोह 1800 ईस्वी में हुआ था। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 साल का होता है, ठीक है, और जिसका चयन प्रति वर्ष जून महीने में किया जाता है। ओके, जून महीने में किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो संयुक्त राष्ट्र के महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष और महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉलेट एक्ट। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आप सभी को पता होगा, मुझे लगता है 1919। रॉलेट कानून 1919 में पारित हुआ था, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलना था। इस कानून के तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था। इसे हम बोलते हैं बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी हम रॉलेट एक्ट को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। बाराबंदी आंदोलन 18वीं सदी में इंग्लैंड में हुआ था और इस आंदोलन के दो कारण थे। ऊन की बढ़ती मांग और तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन की बढ़ती मांग, ठीक है। तो ऊन के अधिक उत्पादन के लिए अधिक भेड़ों को पालने की ज़रूरत थी। बड़े किसानों ने भेड़ों को पालने के लिए खुले खेतों पर बाड़ी लगाकर उन पर कब्जा जमा लिया, क्योंकि उन भेड़ों के झुंडों को बड़े चारागाहों की ज़रूरत थी। वहीं बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अनाज उत्पादन करने की आवश्यकता थी। इसी कारण से बाराबंदी आंदोलन शुरू हुआ था। अंत में उन चारागाह खेतों को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन किया गया। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रशांत महासागर। एल नीनो प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में उत्पन्न होता है और यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने के क्या कारण हैं? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण बढ़ने से वातावरण का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव ग्लेशियर पर पड़ता है और ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ जाती है, जो पर्यावरण के लिए अति घातक है। यह डेल्टा क्षेत्रों एवं मैदानी भागों में बाढ़ आने के लिए भी जिम्मेदार है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो भारत में है तो भारतीय खाद्य निगम।
ओके, भारतीय खाद्य निगम, इसे ही हम बोलते हैं FCI। ओके, ये एक एजेंसी का नाम है। भारतीय खाद्य निगम उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में की गई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। FCI का मुख्यालय है नई दिल्ली और 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला का प्रयोग ज़्यादा होता है, ठीक है, गलाने के लिए भी यही यूज़ किया जाता है। और जहाँ तक एंथ्रासाइट की बात करते हैं तो एंथ्रासाइट सबसे उच्च कार्बन प्रतिशत वाला कोयला है। सबसे उच्च कार्बन प्रतिशत वाला कोयला एंथ्रासाइट है और यह सबसे उच्च कोटि का कोयला है। सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है और लौह अयस्क को गलाने हेतु बिटुमिनस कोयला का ज़्यादा प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता है पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा। इनके बारे में आप सभी ने सुना होगा। उनके नेतृत्व में जंगलों की अंधाधुंध अवैध रूप से कटाई को रोकने के लिए 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। 1973 में चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू किया गया था। आंदोलन के दौरान ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को गले लगाया गया तथा वृक्षों को कटने से बचाने के लिए उनके चारों ओर मानवीय घेरा बनाया गया। सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरण संरक्षण हेतु 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे आप याद कर रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है खनिज तेल हेतु, जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र में स्थित है, खंपात की खाड़ी में, जिसकी खोज कब हुई थी? तो 1973 में ही खोज हुई थी और वहाँ 1976 से में उत्पादन प्रारंभ हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 82 नंबर क्वेश्चन, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो यह है लद्दाख में स्थित है। ओके, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो 19,300 है फुट है। और उमलिंग ला दर्रा पूर्वी लद्दाख में जो स्थित है से होकर गुजरने वाली इस सड़क की लंबाई है 52 किलोमीटर। यह सड़क तारकोल से बनाई गई है। इस सड़क का निर्माण हुआ था 2017 में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है कोयला। जो कोयला जीवाश्म ईंधन भी है, ठीक है, जो अनवीकरणीय संसाधन है जो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः जल्दी उत्पन्न हो सकते हैं। और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वे संसाधन जो लगातार उपयोग होने पर पुनः स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। सौर ऊर्जा, वायु, जल और वह नवीकरणीय संसाधन हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची को संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों निर्णय कर सकते हैं। केंद्र एवं राज्य दोनों निर्णय ले सकते हैं, कानून बना सकते हैं दोनों सरकारें मिल करके, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो सकता है या हो गया है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 47 विषय थे। और वर्तमान में अभी कितने विषय हैं? तो वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय हम देख लेते हैं। तो शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, विवाह एवं तलाक, समाचार पत्र, वन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय में
वेट इसे पहले देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति कितनी है? तो 34। ओके, एक मुख्य न्यायाधीश और एक जो होगा वो मुख्य न्यायाधीश होंगे और 33 जो होते हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। 2019 में केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 की है। तो 2019 तक 31 थी और उसके बाद 34 कर दी गई है। यह वृद्धि सर्वोच्च न्यायालय संशोधन द्वारा अधिनियम 2019 की अंतर्गत की गई है। मूलतः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश निश्चित थी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85 नंबर क्वेश्चन हमारा छूट गया था। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो सभी को याद होगा 395। अनुसूची कितनी है? तो 12 और भाग कितने हैं? तो 22। समझ में आ गया? चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। अनुच्छेद 395। सो ये क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है 34। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा जोर देती हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं। तो स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को किस चीज़ की नहीं है? ओके, तो भारतीय संविधान के अनुसार सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की बात करें अगर हम, तो सभी भारतीय नागरिकों को वॉक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके तहत सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता, सरकार बदलने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता तथा संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को है। ओके, सो और सभी जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये सब है, ठीक है, बट ये नहीं है, बट यहाँ नहीं क्वेश्चन है इसलिए हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? तो ये करते हैं निर्वाचन आयोग, ठीक है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए कुछ नियमों को आचार संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? आचार संहिता कहते हैं। इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं हम। जो चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू होता है और वोटों की गिनती होने तक जारी रहती है। अगर बात करें लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान क्या हो, तो इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। आचार संहिता के कुछ मुख्य नियम हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फ़ायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? जनमत पर आधारित लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। जनमत पर आधारित सरकार जनता की भलाई के लिए कार्य करती है। अगर सरकार जनमत के विरुद्ध जाती है तो उसे चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। सो टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज लास्ट बट नॉट द लिस्ट। लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली है? तो ये है राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता को मान्यता मिली है। लोकतंत्र के विकास के साथ ही लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए लोक कल्याणकारी नीतियां बनाई, जिससे लोगों की आर्थिक दशा में सुधार हुई। समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए उनके राजनीतिक अधिकारों और आर्थिक समानता पर भी ध्यान दिया गया। सो यहाँ हमारा आज का वीडियो एंड होता है। थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बनाने में और समझने में कोई इशू नहीं हो रहा होगा। अगर कोई इशू हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट। Thank you. Bye bye. Take care. All the very best for examination.